दोस्तों, इस एग्जामिनेशन आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर बालकृष्ण बंजारे आज फिर से 40 क्वेश्चन लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, जिसको मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। जो आज के वीडियो को कंप्लीटली रूप से देखेंगे उनको मैं एक फ्री प्रैक्टिस सेट का पैकेज देने वाला हूँ। वो अंत में मिलेगा। कैसे मिलेगा? यह है प्रैक्टिस सेट का 20 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट का रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये है पूरे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। ये 40 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा अनलिमिटेड टाइम के लिए। कैसे मिलेगा ये आपको मैं अंत में बताऊंगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। यह जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मिनट के लिए रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देखिए हमारा टाइमर शुरू हो गया है। एक क्वेश्चन के लिए सही नंबर के लिए 1 नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन होने पर, और गलत होने पर 0.25 नंबर माइनस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? अब यहाँ पर उत्तरी पूर्वी में कौन कौन सा राज्य है वो आपको पहले जानना है, फिर आप वहां पर जान पाएंगे कि कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य को 7 बहनों में गिनती नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 7 बहनों में जो गिनती नहीं करते हैं वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं आंसर। ये देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 7 बहनों का नाम सामने आ गया है। किसको बोलते हैं? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर सिक्किम को इसका 7 बहनों का भाई बोलते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिक्किम को एकमात्र भाई कहा जाता है 7 बहनों का। तो 7 राज्य ये हो गए, और पश्चिम बंगाल को 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मरुस्थल उर्वर मैदान और मध्य रूप से वनाच्छादित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित, जिसमें मिडिल रूप में वन है, वन क्षेत्र है। ऐसे भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक जो है ताक्षणिक विशेषताएं हैं। इसका ताक्षणिक विशेषताएं हमको फाइंड आउट करना है, कौन से एरिया को बोलते हैं ऐसा। तो अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा को नहीं बोलते हैं, कोरोमंडल तट को इसको भी नहीं बोलते हैं, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र इसको भी नहीं बोलते हैं। ये जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जिसको एक ताक्षणिक विशेषताएं के रूप में मानते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, उत्तर पश्चिमी भारत। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली पर्वत और विंध्याचल श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? पठार आप जानते हैं कि पहाड़ के ऊपर में समतल जो मैदान होता है उसको पठार बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा पठार जो है स्थित है। तो ये जो है ये जो है मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। देखते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया है कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति है, मतलब जो मालवा का पठार है किससे उत्पत्ति हुआ है? ज्वालामुखी से। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। मालवा का पठार उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मालवा के पठार के बारे में कुछ बात बता रहे हैं कि यह 81,767 किलोमीटर
क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार अपनी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्राचीन किलों और मंदिरों, किला आप जानते हैं, और मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और चंबल, केन, बेतवा, सिंध नदियां इस पठार से होकर के बहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उस राज्य को क्या बोलते हैं? गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चिन क्षेत्र? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अक्साई चिन क्षेत्र। साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसका बोलते हैं अक्साई चिन। यहाँ पर देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में कि इसको अक्साई चिन कहते हैं जिस पर चीन का अधिकार है। यह अक्साई चिन जो है जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का 5वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा। इसके बाद चीन ने इसे प्रमाणिक रूप से शिनजियांग प्रांत के कासगढ़ विभाग के कारगिल जिले का हिस्सा बनाया था और इसका क्षेत्रफल जो है 37,244 किलोमीटर है। बर्फीला इलाका होने की वजह से यहाँ पे सफेद पत्थरों का रेगिस्तान भी कहा जाता है इसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फीला इलाके होने के कारण इसको सफेद पत्थरों का रेगिस्तान कहा जाता है। समुद्र तल की इसकी ऊंचाई 5,000 मीटर है। लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करने वाली रेखा को एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लद्दाख और अक्साई चीन, लद्दाख भारत में आता है, अक्साई चीन जो है चीन का अधिकार वाला हिस्सा है, तो इसको अक्साई चीन कहते हैं। इन दोनों के बीच में एलएसी का लाइन खींचा हुआ है। भारत इसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले का हिस्सा मानता है। भारत इसको अलग नहीं मानता है, ये लद्दाख के लेह जिले का हिस्सा मानता है। 1950 के दशक में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया है। कब कब्जा किया है? तो 1950 के दशक में किया। भारत और चीन के बीच सालों से सीमावाद है, तो सभी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा का मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, तो हो गया अक्साई चीन के संबंध में डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की पूर्व चोटी कौन सी है? हिमालय की पूर्व चोटी कौन सी है? ये आपको बताना है। तो नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। इसमें कौन सा जो चोटी है वो पूर्वी दिशा में है? इसमें क्या है? नाम बारवा जो है हिमालय की पूर्वी चोटी में। सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए नाम नमचा बारवा, इसका डिटेल आ गया कि यह अरुणाचल प्रदेश की हिमालय में है। यह चोटी पूर्व दिशा में चरम पूर्व में है और 7,782 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और नमचा बारवा हिमालय पर्वत की उप श्रृंखला है। नमचा बारवा पहुंचे हुए ब्रह्मपुत्र नदी वापस मुड़ जाती है। नमचा बारवा के आसपास नदी से बनी घाट बहुत बड़ी है और यरलुंग तुंगस्पो महान घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। घाटी की दूसरी ओर ग्यालापेरी पर्वत है, दूसरी तरफ। ठीक है, ये जो है नमचा बारवा का डिटेल जो हिमालय के पूर्वी दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय तो इधर मध्य प्रदेश तरफ है, उस हिसाब से आपको पता करना है कि कौन सा पर्वत जो है हिमालय का श्रृंखला नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अरावली। बाकी कुनुलुन, काराकोरम, हिंदुकुश ये सब जो है हिमालय का हिस्सा है। ये यहाँ पर आ गया डिटेल कि कुनलुन, कुरकोरम, हिंदुकुश श्रृंखला है। हिमालय को
हिमाद्री और हिमावन जैसे नामों से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। इन राज्यों से मतलब इन देशों में की सीमा तक फैला हुआ है। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी को कंचनजंगा कहते हैं, जिसकी 8,586 मीटर ऊंचाई है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं में, उत्तर तिब्बत मैदानों में, यहाँ पर गंगा मैदानों से लगी है श्रृंखला। ये हिमालय को चार भागों में बांटा गया है वो आकृति के हिसाब से। बड़ा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ये हिमालय का डिटेल हो गया। निश्चित रूप से आप लोगों को मजा आ रहा होगा इतना डिटेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो इसका नाम है सैडिल पिक। क्या है? सैडिल पिक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडिल पिक। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। तो हम राजस्थान के साथ चलते हैं। बिल्कुल, ये देखिए गुरु शिखर चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। यह जो 1722 मीटर ऊंची है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। गुरु शिखर चोटी माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु शिखर चोटी पर एक मंदिर है जिसे दत्रेय मंदिर कहते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के दत्रेय अवतार को समर्पित है। गुरु शिखर चोटी पर प्राचीन गुफा भी है, मंदिर भी है, गुफा भी है। और गुरु शिखर चोटी से अरावली श्रृंखला का नजारा दिखता है। ये बहुत बढ़िया होगा लोकेशन। गुरु शिखर चोटी पर दूरबीन से नजारा देखने की सुविधा भी है। ये बहुत अच्छा चीज है टूरिस्ट के लिए। गुरु शिखर चोटी का नाम भगवान विष्णु के दत्रेय के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार गुरु शिखर चोटी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये जो है राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर देखिए शब्दों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, इसको पूछ रहे हैं। उपयुक्त उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में जमाना है कि कौन सा पहाड़ी पहले आता है, कौन सा जो है बाद में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले कौन सा आ रहा होगा? आप देखेंगे तो इसका पहले आएगा उत्तर पर महादेव की पहाड़ी, फिर सह्याद्री पहाड़ी, फिर सतपुड़ा। हाँ सॉरी, मैंने बोला कि इसका पहले कौन सा आएगा? तो पहला आ रहेगा इसमें महादेव की पहाड़ी, दूसरे नंबर पे आएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, फिर तीसरे नंबर पे आएगा सह्याद्री की पहाड़ी। तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 3 2 1 3 2 1 3 2 ये हो गया। तो हमारा आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है, दूसरे में जगह या राज्य का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माणा जो पर्वत श्रृंखला है, माणा जो पर्वत श्रृंखला है वो है उत्तराखंड में। तो ये का 4 हो गया, ये का 4 हो गया, यहाँ 2 में है, ए का 4। दूसरा नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम राज्य में है। तो बी का 1, यहाँ पर बी का 3 दिया है, यहाँ बी का 1 दिया है। तो आपका यहाँ पर आंसर मिल गया। आगे भी देख लेते हैं। जोजिला दर्रा
दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला दर्रा जो है आपका, सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया सी। ग्यारहवां क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा के भारत का किस देश से जोड़ता है? तो इसका आंसर है म्यांमार। तुजु दर्रा जो है भारत के किस देश को जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसका डिटेल बता रहा है कि कहाँ से कैसे जोड़ता है। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। इसकी विशेषता मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर है ये, और दर्रों से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, नाथुला दर्रा चीन और भारत के व्यापार के लिए खुली चौकी है। सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। पुंगसो दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, वो भारत को जोड़ता है और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और याद करना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रायद्वीप पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती, इसलिए से ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहता है। ठीक है, प्रायद्वीप पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल मतलब स्पीड में साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए बहती है क्योंकि नदी की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहता है, इसलिए प्रणाल होकर के बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से। तो कैलाश पर्वत हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से द्विभाजित होता है। यहाँ पर टाइम भी देखते रहेंगे, 23 मिनट बचा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। कौन सी नदी जो है उसको अरावली पर्वत कौन सी नदी दो नदी को विभाजित करता है ये बोल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है आपका चंबल नदी और साबरमती नदी, इन दोनों को विभाजित करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सी नदी जो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर है आपका घाघरा। इसका जो उद्गम है वो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, घाघरा। जोड़ी मिला फिर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर बांध दिया हुआ है और राज्य, यहाँ पर बांध का नाम सूची 1 में, सूची 2 में राज्य। तो यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि तुंगभद्र जो बांध है वो कौन से राज्य में है। तो तुंगभद्र बांध जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। तो हम देखेंगे ए से 4 एक ही है, आपको ये सब में नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है। एक ही क्वेश्चन से बन गया। अगर आप जान रहे हो तो एक ही ऑप्शन से बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुंगभद्र जो बांध है वो है कर्नाटक राज्य में। तो तुंगभद्र को अपन देख लेंगे, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लोअर भवानी जो बांध है वो है आपका तमिलनाडु में,
इडुक्की जो बांध है वो है आपका केरल राज्य में, और नागार्जुन जो सागर है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, बांध है और नदी है, तो यहाँ पर बांध का नाम एक साइड में दिया हुआ है और नदी का नाम दूसरे साइड में दिया हुआ है। यहाँ पर देखने हैं आपको कि ये फरक्का नदी है, वो कौन से राज्य कौन से नदी में है। यहाँ नदी का नाम दिया है, पहला राज्य का नाम दिया होता है। तो फरक्का नदी जो है, फरक्का जो बांध है वो कौन से नदी में है। तो फरक्का जो बांध है वो है गंगा नदी में है। ए का 3, यहाँ पर ए का 3 नहीं है, ए का 3 नहीं है, ए का 3 फिर से आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। फरक्का नदी है आपका गंगा नदी में। टिहरी बांध, फरक्का जो बांध है वो है गंगा नदी में। टिहरी जो बांध है वो है आपका भागीरथी नदी में। और थीन जो बांध है वो है आपका रावी नदी में। और नागार्जुन जो बांध है वो है आपका कृष्णा नदी में। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नागिन झील किस राज्य में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागिन झील ये किस राज्य में है पूछ रहे हैं। तो नागिन झील है आपका जम्मू कश्मीर में। सबमिट करते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए आपको पूछ रहा है कि नागिन झील के बारे में। नागिन झील यह डल झील से 6 किलोमीटर है। डल झील आपको बहुत फेमस है, 6 किलोमीटर दूर पर है। नागिन झील जो है एक सक्रिय जल डमरू के मध्य से जुड़ी हुई है। आसपास के इलाके में ज्वेल इन द रिंग के नाम से मशहूर है। इसको क्या बोलते हैं और दूसरा नाम ज्वेल इन द रिंग। नागिन झील का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ज्वेल इन द रिंग। यह चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। डल झील से छोटी है, लेकिन शहर के भीड़ भाड़ से दूर होने की वजह से काफी शांति छाया रहता है। यहाँ पे तैराकी के लिए भी अच्छा है। पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण मतलब जगह है। और झील में श्रीनगर के कई लोकप्रिय हाउस बोट भी है यहाँ पे, और शिकारा की सवारी भी यहाँ पे की जा सकती है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा जगह है। झील और राज्य, इनका सूची मिलाना है कि झील और राज्य कौन कौन सा है। तो इसका जो लोकटक झील जो है आपका है मणिपुर में। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। तो हमारा आंसर होगा ए का 4। तो हमारा ए का 4 ये है और बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा ये आपको कंफर्म है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा जो है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है कहाँ है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो सॉरी ये जो है आपका पुलिकट झील जो है आपका हो गया, पुलिकट झील हो गया आपका मणिपुर में। और लोकटक झील हो गया आपका मणिपुर में। और पुलिकट झील हो गया आपका तमिलनाडु में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हो गया बी का 3, ये भी सही है। और लोनार झील है आपका महाराष्ट्र में। तो सी का 1, ये भी सही है। और उलर झील है आपका कश्मीर में। तो कश्मीर में 3 झील आप पढ़ लिए, उलर झील, डल झील और नागिन झील। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। भारत की सबसे बड़ी मीठी झील का नाम कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। भारत के सबसे मीठे जल की बड़ी झील का नाम क्या है, है आपका उलर। कौन सा है, उलर। ये सबसे मीठा और बड़ा झील है। ये आपके बारे में बता रहे हैं उलर झील के बारे में कि यह झील जो है बांदीपोरा जिले में है। यह जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। यह झेलम नदी के बेसिन के हिस्से है और 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मौसम के हिसाब से ये 12 से 100 वर्ग मील के बीच बदलता रहता है।
उलर झील हरामुख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। हरामुख पर्वत श्रेणी के कहता है। यहाँ पे मछलियां भी पाई जाती है, समान रूप से कार्प, रोजा, मच्छरफेद और नेमाचुलस प्रजाति की मछलियां यहाँ मुख्य रूप से मिलती है। और जैसे कोलोरी झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में है। वैसे डल झील है जम्मू कश्मीर में पड़े हैं। थोल झील या गुजरात में है। पुष्कर झील जो है राजस्थान में। इस प्रकार से बहुत सी झीलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका आंसर है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, इसी कारण इसका रंग काला दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन के उपचार हैं समुच्चय क्षेत्र के किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियमन और वृक्षों की कटाई। कौन सा क्षेत्र है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी की कटाई का उपचार है, ऐसा बोल रहा है। तो मृदा कटाई का उपचार है में क्या आ जाएगा? पहला और दूसरा। क्यों? वृक्षों की कटाई से मिट्टी का अपरदन बढ़ता है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की कटाई के लिए सबसे आदर्श मृदा कौन सी है? तो ये है जड़ोर मृदा। जो पानी नदी बहा करके लाती है उस मृदा को जड़ोर बोलते हैं। तो यह मृदा जो है बहुत ही उपयोगी है धान की खेती के लिए। ये यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। आगे जाते हैं। रेगड़ मृदा किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? रेगड़ मृदा किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल कौन सी है? ये आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन सी है। सरसों, चावल, गेहूं, जौ। इसमें के खरीफ फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो खरीफ फसल बरसात के समय होती है। तो बरसात के बाद में सरसों, गेहूं, जौ को लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? चावल बरसात के समय लगाया जाता है। तो चावल जो हमारा खरीफ फसल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये इसमें फसलों के बारे में बताया गया है। मानसूनी खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे जाते हैं। जायद जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? जायद मौसम में लगाई जाने वाली फसलें कौन सी? इसको बोलते हैं तरबूज। हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर बताया जा रहा है कौन कौन से फसलें जो है जायद के मौसम में लगाया जाता है। तो इतने फसलें जो है जायद के मौसम में लगाया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों को देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों का है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है बड़ा ही मजेदार है। इसका है आलू और गन्ना। इसका ये बहुत बड़ा उत्पादक है। तो ये आंसर में है आपका 1 और 3 डी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर ये डिटेल दिया हुआ है कि कितना उत्पादन होता है। 28वां क्वेश्चन है वन की प्रकृति और क्षेत्र। इसका जोड़ी मिलाना है कि कौन से क्षेत्र में ये है। तो हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधी सदाहरित जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को बोलते हैं? शिलांग क्षेत्र को बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए से 2। तो ए से 2 हो जाएगा ये और ए से 2 हो गया ई। 2 है। दूसरा देखते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, कौन सा आंसर होगा इसका। दूसरा देखते हैं मानसून। मानसून जो वन की प्रकृति क्षेत्र है उसका क्षेत्र कौन से एरिया को बोलते हैं? तो ये है शिवालिक क्षेत्र। मानसून का जो वन प्रकृति है वो शिवालिक क्षेत्र है। तो ये भी सही है, वन का भी और वन का भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखेंगे संतुलित जो वन की प्रकृति क्षेत्र है उसको किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो सी का हाँ होगा नीलगिरी। तो नीलगिरी सी का 4 यहाँ पर
ये है, तो हमारा आंसर हो गया सी। सी के साथ जाते हैं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? ते है 1986। इसको आपको याद रखना है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित कराया गया है। 30वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रजाति क्षेत्र, अधिकतम जो प्रतिशत क्षेत्र है वो वनाच्छादित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको आपको याद बताना है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत जो क्षेत्र है, प्रतिशत बोल रहे हैं, क्षेत्रफल, हाँ, एरिया वाइज नहीं बोल रहे हैं, है ना, प्रतिशत में बोल रहे हैं, हेक्टेयर या उसमें नहीं बोल रहे। तो इसको आपको याद रखना है, इसी में लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। तो कितने प्रतिशत, मतलब क्षेत्र में, प्रतिशत में कौन सा राज्य का सबसे अधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है? इसका आंसर है आपका मिजोरम। इसका मिजोरम जो है का क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वनाच्छादित है। ये है, कितना प्रतिशत है यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान बोल रहे हैं, ये उसका खनन करते हैं। इसका हीरे की खान कहाँ है? तो हीरे की खान है पन्ना, हीरा पन्ना आप जानते हैं। तो ये हो गया पन्ना में है इसका खान। दूसरा है, अगला क्वेश्चन 32, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी, स्वर्ण सोने का रिफाइन करने वाली प्लांट जो है कहाँ पर है? ये बताना है आपको कि सोने की रिफाइनरी कहाँ पर है। तो इसका आंसर है आपका श्रीपुर। श्रीपुर में है ये रिफाइनरी। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी श्रीपुर गोल्ड रिफाइनरी है, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। यह एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण रिफाइनरी है। इसकी क्षमता 217 मीट्रिक टन का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में एकाधिकार है? ये तो आप जानते हैं कि कौन से खनिज का उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। ये है अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? कौन सा जो है खनिज नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर है आपका जिप्सम। ये क्या है? खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, पलामू और तांबा, हजारीबाग, मैग्नीज, खेतड़ी, क्योंझर, बॉक्साइट, और इसमें जगह का नाम दिया है और खनिज का नाम दिया है कि कौन सा जगह कौन से खनिज से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हमको देखना है कि कौन सा जगह में कौन सा खनिज उत्पादन होता है। तो पलामू जो जगह है उसमें होता है बॉक्साइट। पलामू जो जगह है उसमें होता है बॉक्साइट। तो हमारा हो जाएगा ए का 4। तो ए का 4 हो गया और बाकी किसी में नहीं है, एक ही ऑप्शन से सही हो गया, ए का 4। फिर देख लेते हैं आगे, हजारीबाग में कौन सा खनिज होता है? हजारीबाग में तो ये होता है, हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा बी का 3। खेतड़ी, खेतड़ी किस लिए कौन सा खनिज होता है? तो यहाँ पर होता है आपका मैग्नीज। तो हमारा सी का 1 हो गया। और क्योंझर, क्योंझर में कौन सा खनिज होता है? तो ये होता है आपका, सॉरी एक गलत बताया, आपका खेतड़ी में होता है तांबा, तांबा का होता है, और क्योंझर में होता है मैग्नीज। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपको सब लोगों को पता है, पचमढ़ी हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हुए हैं। तो यह आपको स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है। कैसे करना है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध करना है कि कहाँ कहाँ है। ये है आपका इंद्रवती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, नागरहोल नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसको जमाना है कि उत्तर में सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो इसमें सबसे उत्तर दिशा में है आपका कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है आपका माधव नेशनल पार्क, ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। उसके बाद आपका हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क तीसरा, और उसके बाद हो जाएगा नागर हॉल चौथा, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 4 1 2, 3 4 1 2 है आपका इस जगह में। तो हमारा आंसर हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट उद्यान जो है असम में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो इसका आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? यहाँ कृषि के लिए सभी राज्य फेमस है, लेकिन क्षेत्र पूछ रहा है कि कौन से राज्य का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है ज्यादा सिंचित है। तो इसका जो है पंजाब का है, यहाँ का सर्वाधिक क्षेत्र जो है सिंचित है। अंतिम क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं नलकूपों का भागीदारी कितनी है? एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों का भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो ये है 56%। कितना है? 56%। ज्यादातर जो सिंचित होता है वो कुओं और नलकूपों के माध्यम से ही होता है, नहर नदी तालाब इसके माध्यम से कम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पर हमारा समय जो है 3 मिनट बचा हुआ है। हमने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए सबमिट करते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि हमारा पूरे क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है। चलिए सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। यहाँ पर पहला चीज बता रहा है कि आपका परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि आपने 40 में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और 40 नंबर मिला है। करेक्ट क्वेश्चन है आपका 40। तो ये हो गया पूरे क्वेश्चन, ये हो गया आपका करेक्ट क्वेश्चन। दूसरा जो है यहाँ पर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसको। यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको एक टॉपिक वाइज बता दे रहा है कि खनिज में भारत के खनिज से 5 क्वेश्चन है, सिंचाई से 2 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान से 3 क्वेश्चन है, कृषि से 3 क्वेश्चन है, मिट्टी से 3 क्वेश्चन है, वन से 3 क्वेश्चन है, झील से 3 क्वेश्चन है। ऐसा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर बता दे रहा है। ये आपके तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है ये सब का चीज़ें। पहले जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें अभी का अटेम्प्ट है ये 7-12, और पहले का अटेम्प्ट में देखिए 20 नंबर है। तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछला नंबर कितना मिला था आपको, अभी कितना नंबर मिल रहा है। साथ में जैसे मैं बोला कि पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर इसके साथ में दिख रहा है।
आंसर बी, और आप जो अटेम्प्ट किए हैं वो है। इसका सॉल्यूशन भी दिख रहा है यहाँ पर, ये है ना, ये, और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप टेस्ट दे सकते हैं। आप अंत तक बने हुए हैं, इसलिए आपको फ्री वीडियो, फ्री प्रैक्टिस सेट का लिंक कैसे मिलेगा, मैं ये प्रॉमिस किया था आपको। चलिए मैं फ्री प्रैक्टिस सेट आपको कैसे मिलेगा ये बताता हूँ। तो इसके लिए आप जो है गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। 2-3 तरीका है जिसमें आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे examist.in, ये सर्च कर दिए। यहाँ पर पहले नंबर में जो आएगा एग्जामिस्ट, उसको क्लिक करना है। यहाँ पर 2 तरीका है जो आपको मिल सकता है। एक जो है हमारे टेस्ट सीरीज, टोटल टेस्ट सीरीज है, मेंबरशिप प्लान में है, यहाँ पर फ्री मटेरियल का दिया हुआ है लिंक, तो यहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। या दूसरा जो है यहाँ पर व्हाट्सएप में क्लिक करके आपको ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए ये आपको मिला हुआ है लिंक 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, इसको क्लिक करके आप जा सकते हैं। दूसरा जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपका व्हाट्सएप का चैटबॉट दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपको दिखाएगा, ये आपको आ गया। यहाँ पर अपना नंबर इंटर करना है, यहाँ पर आपका नाम इंटर करना है, और यहाँ पर आप मैसेज लिख देना है कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज का लिंक भेजिए, फ्री टेस्ट और प्रैक्टिस सेट का लिंक भेजिए। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पर हमारे टीम के द्वारा आपको भेजा जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और ऐसे ही फ्री में तैयारी के लिए हमारे एग्जामिस्ट से जुड़िए। यदि आप इसमें अच्छे से और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको इसका प्रैक्टिस सेट तैयारी कराया जाता है। यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में आप देखेंगे, 99 बना हुआ है, ये 99। और इसमें आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 3000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बहुत ही कम कीमत पे है, तो आप इसको अपने तैयारी में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको तैयारी में आसानी होगी। चलिए, अब आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप एग्जाम में जल्दी सफल हो। थैंक यू।